आपको पता है कि आरपीएससी की एग्जाम डेट आ गई है। आरपीएससी की एग्जाम डेट आ गई। आप लोग जिस तैयारी के लिए लगे हुए हैं, तो आज आपने देखा होगा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी है। जो ग्रेड 1 की एग्जाम है वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह के बीच होगा, यानी अक्टूबर के सेकंड वीक एंड फोर्थ वीक के बीच में होगा। आरपीएससी ग्रेड 1 ये आपका एग्जाम होगा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह के बीच, यानी सेकेंड वीक और फोर्थ वीक के बीच। और जो ग्रेड 2 का एग्जाम होगा, जिसे हमारे यहां टीजीटी कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, तो ये ग्रेड 2 का एग्जाम है 17 दिसंबर से 24 दिसंबर। 17 दिसंबर से 24 दिसंबर। तो आज डेट आ गई है। आप लोग अब जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए। जिन लोगों ने अप्लाई किया है, तो आज हम लोग कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए हम लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी अपनी शुरू करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, जल्दी से जुड़ जाएं, सारे लोग जुड़ जाएं। जुड़िए हमारे साथ जल्दी से जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अंजू यादव नमस्कार। उपासना सिंह क्लास चलेगी, थोड़ा सा लेट हो गया है, 10-15 मिनट। सुनीता मौर्य खुश रहिए, बिल्कुल चलेगी। हाँ, मीना जी नमस्कार। आज तो बहुत आ रही सर जी, नींद बहुत आ रही। सुनीता जी कोई बात नहीं, अभी नींद दूर हो जाएगी। जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप उसे सॉल्व करेंगी, नींद दूर हो जाएगी। बिल्कुल चलेगा। हाँ, सुनीता रजक जी क्लास चलेगा। जैसलमेर से भगवान सिंह को नमस्कार। वीरेंद्र भारती प्रणाम। गुड इवनिंग प्रियंका। हनुमान छावा राम राम साहब। बिल्कुल। रोशन मेघवाल राम राम। रेखा पीपल राधे राधे सर, मथुरा से राधे राधे। चलिए सारे लोग जुड़ जाइए जल्दी से। मयंक गुप्ता जल्दी से जुड़ जाओ सारे लोग, और हम आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में लाइट चली गई थी तो पूरे प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी, तो इसलिए आज हम अच्छी तरीके से दोबारा क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देरी के हम सीधा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने यहां पर एक द्वीप का नाम लिखा हुआ है, सामोआ द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था? अनुदैर्ध्य अध्ययन किसने किया था? यहां पर मनोवैज्ञानिक का नाम बताया ना है, जिस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था। यानी कि अध्ययन का एक तरीका होता है जहां पर हम लंबवत किसी चीज का अध्ययन करते हैं। जब लंबवत अध्ययन किया जाता है, रेखीय अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। अब यहां पर 4 नाम आपके सामने हैं। यह अध्ययन हॉलिंगवर्थ ने किया था, मार्गरेट मीड ने किया था, स्टैनले हॉल ने किया था, या सिगमंड फ्राइड ने किया था। तो जल्दी से कमेंट करिए, आप लोगों को उत्तर पता होगा। हाँ, वेरी गुड इवनिंग भीम प्रताप। चलिए आपका आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए। हॉलिंगवर्थ, मार्गरेट मीड, स्टैनले हॉल या फ्राइड? आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन कुछ चीजें हम आपको और बताएंगे यहां पर कि आखिरकार यहां पर अध्ययन कैसे हुआ था, किसने किया था। थोड़े से आंसर आप लोगों के ले लेते हैं। रेखा पीपल ने भी बताया है। रोशन मेघवाल ए ऑप्शन बता रहे हैं। ममता मीणा ने भी बताया है। चलिए यहां पर सही आंसर है मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड नाम की एक महिला ने ये सामोआ द्वीप पर एक स्टडी की थी, और अपनी स्टडी का नाम उन्होंने दिया था कमिंग ऑफ एज इन समोआ। उनकी स्टडी का नाम था कमिंग ऑफ एज इन सामोआ। यानी कि सामोआ में जो उम्र का एक अनुदैर्ध्य अध्ययन था, लोगों में जो आयु का एक अनुदैर्ध्य अध्ययन था, यहां पर मार्गरेट मीड ने किया था, और इनकी स्टडी का नाम था कमिंग ऑफ एज इन सामोआ। इन्होंने एक मुद्दे को यहां पर उठाया था कि जब हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि मनोविज्ञान में जो विकास को प्रभावित करने वाले 2 तत्व हैं, जिसको हम कहते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। एक तत्व होता है वंशानुक्रम
और एक तत्व होता है वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण को जब हम थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में या मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न साइकोलॉजी लैंग्वेज में देखते हैं तो इसे प्रकृति और पोषण कहते हैं, नेचर एंड नर्चर बोलते हैं। प्रकृति यानी वंशानुक्रम, पोषण यानी वातावरण। तो मनोविज्ञान में है क्या कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले दो तत्व माने जाते हैं, प्रकृति और पोषण। एक डिबेट है, कुछ लोग मानते हैं कि प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण यानी हमारा वंशानुक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहते हैं पोषण यानी वातावरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी एक डिबेट का अध्ययन यहां पर मॉर्गेट मीड ने किया था, कमिंग ऑफ एज इन समोआ, जहां पर इन्होंने एक अनुदैर्ध्य, एक लंबवत अध्ययन किया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है मार्गरेट मीड। आप लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए और लोग जुड़ते रहिए और आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। एक यहां परिभाषा आई है, बड़ी फेमस परिभाषा है, आप लोग इस परिभाषा का मतलब जानते हैं, कई बार सुनी होगी। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? यानी मनोविज्ञान, सोहनलाल बमनिया, पहाड़ों की नगरी से नमस्कार, आपको भी नमस्कार। बिल्कुल, यहां पर एक परिभाषा दी गई है कि जो मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, यानी ये आत्मा का विज्ञान था, फिर ये मन का विज्ञान बना, फिर ये चेतना का विज्ञान बना, और अब यह बन गया है व्यवहार का विज्ञान। तो पहली वाली क्लास में हमने इसका एक विकास क्रम आपको बताया था कि मनोविज्ञान, जिसको आज हम साइंस ऑफ बिहेवियर कहते हैं, व्यवहार का अध्ययन कहते हैं, ये पहले व्यवहार का अध्ययन नहीं था। पहले ये आत्मा का अध्ययन था, फिर मन का अध्ययन हुआ, फिर चेतना का अध्ययन हुआ, और अब ये व्यवहार के अध्ययन के रूप में पढ़ा जाता है। ये परिभाषा जो है वही यहां पर लिखी गई। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन का त्याग किया, फिर जो है चेतना का त्याग किया, और उसके बाद अब व्यवहार को अपना लिया है। तो आप सभी जानते हैं कि यह परिभाषा वुडवर्थ की है, यह परिभाषा वुडवर्थ की है। आप सभी लोगों ने, रीता रैगर ने वॉटसन बताया है, गलत है ये आंसर। गुरुजी प्रणाम, हिसार हरियाणा से संदीप कुमार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तलवारों की नगरी से प्रणाम, वीरेंद्र भाटी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप अलग अलग प्रदेश से जुड़े हैं, बिल्कुल। तो यहां पर वुडवर्थ सही आंसर है। यह वुडवर्थ की परिभाषा है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, और फिर चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो आप लोग समझ लें ये परिभाषा किसकी है, ये वुडवर्थ की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है? देखिए पहले जो 2-3 पेपर हमने सॉल्व कराए हैं उसमें भी अंतर्दृष्टि से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से उसका उत्तर दिया है। यहां ऑप्शन है कर्ट लेविन, कोहलर, बंडूरा, गुथरी। अब देखिए जब हम अंतर्दृष्टि या सूझ की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 नाम आ जाते हैं। एक आता है वर्दीमर का नाम, एक आता है कोफकार का नाम, और एक आता है कोहलर का नाम। लेकिन देखिए यहां पर ना, यहां पर वर्दीमर कहीं आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, ना कोफका दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो कोहलर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। ये गेस्टाल्टवादी थे, हाँ बिल्कुल सही आंसर, ये गेस्टाल्टवादी थे, और इनका मानना था कि किसी भी विषय को हम तभी सीख सकते हैं जब हमारे अंदर अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो, इंसाइटनेस आए। और यह अंतर्दृष्टि हमारे अंदर तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम किसी भी स्थिति का संपूर्ण निरीक्षण करते हैं, पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो किसी भी परिस्थिति का अगर हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर देंगे, डिटेल में उसको समझ लेंगे, तो हमारे अंदर एक कॉमन सेंस आ जाता है जिसे सूझ कहते हैं, और यही सीखने में मददगार होती है। जब ऐप पर जाकर आप क्लास हमारी देखेंगे तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ाई हैं ताकि ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। आप चंद्रा इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पे जाकर चंद्रा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आरपीएससी ग्रेड 1 और 2 की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां ये सारी क्लास आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। जो भी लोग हमारी तैयारी करना चाहते हैं। वाइगोत्स्की, ये क्वेश्चन भी इजी है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? चलिए सीधे सीधे नहीं पूछ सकते। जोगेश जांगिड़,
क्या चीज पूछना है बताइए, हम बताने के लिए तैयार हैं। सर थोड़ा मार्कर डार्क कीजिए, प्रियंका समेले। अच्छा ठीक है, अभी तो मेरे हाथ में यही है, बट मैं कोशिश करता हूं थोड़ा डार्क मार्कर भी अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। चेक करता हूं। वाइगोत्स्की की बात है, देखिए वाइगोत्स्की ने क्या नैतिकता के बारे में बताया, तो आप जानते नहीं। नैतिकता के बारे में किसने बताया था? कोहलबर्ग ने बताया था, लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने नैतिकता के बारे में बताया। शारीरिक विकास के बारे में इन्होंने बताया नहीं। आनुवांशिक विकास के बारे में बताया नहीं। इन्होंने बताया सामाजिक विकास के बारे में, क्योंकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक विकास का सिद्धांत, जहां इन्होंने बताया कि बच्चे के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन का रोल सबसे ज्यादा होता है। जब हम सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, सोशली इंटरेक्ट होते हैं, तब हमारी जो है चिंतन का विकास होता है, क्योंकि भाषा ही चिंतन को जन्म देती है। जबकि जब आप जीन पियाजे को पढ़ते हैं तो पियाजे ने इसको उल्टा बताया कि चिंतन भाषा को जन्म देता है। तो यहां सामाजिक विकास की बात वाइगोत्स्की करते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए लर्निंग से एक क्वेश्चन और यहां पर आया है, अधिगम का क्वेश्चन है। जब पूर्व का अधिगम यानी पहले किया गया अधिगम नई स्थिति में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो यह क्या कहलाता है? जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता, तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो आप लोग इसको जानते हैं और अभी आंसर आप फटाफट दे देंगे, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी है कि जब हम एक परिस्थिति में कोई भी क्रिया सीखते हैं, कोई कौशल सीखते हैं, कोई आदत सीखते हैं, और दूसरी परिस्थिति में अगर हमें उसका फायदा हो जाता है। एक परिस्थिति में आपने कोई क्रिया सीखी, आप साइकिल की दुकान पर मैकेनिक हैं, आपने खूब अच्छी तरीके से साइकिल बनाना सीख लिया, इससे आप मोटरसाइकिल बनाने लगे, तो ये आपको फायदा हुआ, इसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक स्थिति में सीखने से दूसरी स्थिति में हमें नुकसान हो जाता है। जैसे कोई भारत का ड्राइवर है, भारत में गाड़ी को बहुत अच्छी तरीके चलाता है, लेकिन विदेश की गाड़ी उसे दे दी जाए तो उसको समस्या होगी। ऐसा स्थानांतरण नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है जब कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, यानी ना ये पॉजिटिव होगा ना ये नेगेटिव होगा, ये पूरी तरीके से शून्य स्थानांतरण है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहां पर आपसे स्किनर के सिद्धांत का नाम पूछा जा रहा है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइटनेस, या प्रयत्न और भूल, ट्रायल एंड एरर। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन आप जानते हैं, ये आईपी पैवलाव ने दिया था। आईपी पैवलाव, यानी आईपी पैवलाव को हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के साथ जोड़ते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के साथ। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था, स्किनर, यानी हमारा सही आंसर यहीं से मिल जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया था, और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। तो एक सवाल तो यहां से मिल ही जाता है, जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े हैं उन सिद्धांत से मिल जाता है। तो आप देखेंगे तो ये चारों नाम आपके सामने लिखे हैं, और स्किनर का पूछा गया है तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। चलिए यहां बताइएगा आप लोग, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहां आपको फाल बताना है, गलत बताना है कि इसमें कौन सा कथन मानव विकास के संदर्भ में गलत है। चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन, विकास रेखीय होता है, डेवलपमेंट इज लिनियर। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? विकास पूर्वानुमेय होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। चौथा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आपको यह बताना है कि यहां पर सही उत्तर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। मानव विकास के संबंध में रोशन मेघवाल ए, वीरेंद्र भाटी ए, रोशन मेघवाल, प्रियंका समेले 2, पूजा शंखवार बी, मयंक ए, सुनीता मौर्य ने ए, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। चलिए अब इसको समझ लीजिए।
देखिए कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो हमारी क्लास पढ़ चुके हैं, वो लोग गलत आंसर ना बताएं, क्योंकि इस चीज को मैंने आपको बताया है कि विकास कभी रेखीय नहीं होता, एक लिनियर डायरेक्शन में कभी डेवलपमेंट नहीं होता कि बचपन से जिस तरीके से आपने विकास करना शुरू किया और लाइफ टाइम हम उसी दिशा में चलते रहे, ऐसा नहीं होता। बल्कि विकास कभी तीव्र, कभी धीमे, कभी तीव्र, कभी धीमे, इसलिए उसकी गति वर्तुलाकार हो जाती है, स्पाइरल हो जाती है, वो कभी लिनियर नहीं होती। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि विकास रेखीय होता है। विकास कभी रेखीय नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी विकास के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हम विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं और सिद्धांत हमें अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि बच्चा अब बैठना शुरू कर चुका है, अब ये चलना शुरू कर देगा, अब इसने एक शब्द बोलना शुरू कर दिया, अब ये दो शब्द बोल लेगा, यानी हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन भी 100% सही है कि विकास लगातार होता है और विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो केवल पहली स्टेटमेंट इसमें गलत है जो आपको बतानी थी, तो यानी इसमें गलत स्टेटमेंट आपका होगा विकास रेखीय होता है। यह क्वेश्चन, ये ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, देखते हैं, थोड़ा नया मिला आपको। बिल्कुल, अरे जोगेन कह रहे हैं सर आपकी ऑफलाइन क्लास कहां होती जयपुर में? बॉस मैं जयपुर नहीं पढ़ाता हूं, मैं ऑनलाइन आपको मिलूंगा, आप चंद्रा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं यूपी से हूं तो मैं जयपुर नहीं पढ़ाता हूं, बट जितनी मदद हो सकती है आपकी मैं प्रैक्टिस के दौरान करूंगा। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, बट जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मेरी क्लास जयपुर नहीं होती है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आपका सिलेक्शन आरपीएससी में हो जाए। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जब हम किसी एक विषय का, एक सब्जेक्ट की स्टडी एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक करते हैं, एक लंबे समय तक करते हैं, इस अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यहां पर ऐप नेम है चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। अब यहां ऑप्शन दिया गया जीवन वृत्तांत, यानी केस स्टडी। जीवन वृत्तांत का मतलब केस स्टडी। सर्वे, सर्वे तो आप जानते हैं, सर्वे अध्ययन। अनुप्रस्थ काट, क्रॉस कटिंग स्टडी। अनुदैर्घ्य यानी कि एक लंबवत, एक लॉन्गिट्यूड स्टडी। तो यहां आपको बताना है जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय तक किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, आंसर आपके आ रहे हैं, वीरेंद्र भाटी ने ए दिया, रोशन मेघवाल भी ए दे रहे हैं, अधिकतर आंसर ए आ रहे हैं, यानी आप सभी लोग केस स्टडी की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं क्या कोई और आंसर। प्रीति नागपाल ने 4 ऑप्शन दिया, अनुदैर्घ्य अध्ययन। चलिए आपको बता दूं, जब एक विषय या एक व्यक्ति या एक घटना या एक समूह या एक व्यवहार का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, डिटेल स्टडी की जाती है, वो केस स्टडी कहलाती है। लेकिन यहां विस्तार नहीं दिया गया है, यहां कहा जा रहा अधिक समय तक। हम डीप स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसका जीवन वृत्तांत अध्ययन गलत ऑप्शन होगा। इसका आंसर केस स्टडी नहीं होगा। सर्वे, सर्वे होता है किसी भी चीज का त्वरित अध्ययन। यहां क्या लिखा है? लंबी समय अवधि तक, तो यह आंसर भी नहीं होगा। अनुप्रस्थ काट अध्ययन जो क्रॉस कटिंग स्टडी है, वो परिस्थितियों की होती है, दशाओं की होती है, डिफरेंट कंडीशन में होती है। लेकिन यहां एक ही विषय की बात कही गई है, एक ही विषय में लंबे समय तक किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? अनुदैर्घ्य अध्ययन कहलाता है। पहले सवाल में हमने आपको बताया था कि मार्गरेट मीड ने सामोआ द्वीप पर प्रकृति और पोषण के विवाद पर एक लंबे समय तक स्टडी की थी और उस स्टडी को अनुदैर्घ्य स्टडी या अनुदैर्घ्य अध्ययन कहते हैं। तो यहां सही आंसर अनुदैर्घ्य होगा। जो लोग पहला ऑप्शन लगा रहे थे उनकी सोच सही थी। अगर यहां अधिक समयावधि ना लिखकर लिखा जाता, विस्तार से अध्ययन किया जाता है, डिटेल्ड स्टडी की जाती है, तो आपका आंसर केस स्टडी होता।
केस स्टडी के बारे में बता दूं, ये जो केस स्टडी विधि है इसके जनक फ्रेडरिक लीपले माने जाते हैं। फ्रेडरिक लीपले ने इस अध्ययन को किया था या इसके जन्मदाता हैं। और ये स्टडी मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड ने समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए की थी। ओके, चलिए ये चीज आपको पता चल गई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इजी है, बता देंगे आप लोग। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने दिया है? स्प्रेंगर, सेल्डन, युंग, क्रैस्मर। 4 नाम दिए गए हैं। अंतर्मुखता यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के रूप में किसने यहां पर स्टडी की है? सुनीता जी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अभी मजा नहीं आ रहा, बहुत कम लोग, एक्चुअली लेट हो जाता है, 10 बजे बहुत सारे लोग सो जाते हैं, इसलिए कम लोग जुड़ते हैं। थोड़ा सा कोशिश करूंगा कुछ दिनों में अपनी क्लास का टाइम 9 बजे रखूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। चलिए, यहां व्यक्तित्व का अंतर्मुखता यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो वर्गीकरण किसने दिया है? स्प्रेंगर पहला नाम है। देखिए, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को अंतर्मुख और बहिर्मुख के आधार पर नहीं बांटा है, बल्कि इन्होंने क्वालिटी के आधार पर, गुणों के आधार पर बांटा है और इन्होंने 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। शेल्डन ने स्वभाव के आधार पर बांटा है कि जो लोग एंडोमार्फी होते हैं, एक्टोमार्फी होते हैं, मेसोमार्फी होते हैं। क्रैस्मर ने शरीर की बनावट के आधार पर बनाया है, पाइकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, डायप्लास्टिक। लेकिन युंग का जो वर्गीकरण है वो यहां बिल्कुल सही है, इसका आंसर युंग ही होगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के रूप में युंग का ही क्लासिफिकेशन है व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व के बारे में युंग और एडलर ने इस तरीके का अध्ययन किया था। निम्न में कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? यानी हमारी पर्सनालिटी जो बनती है उसके 2 निर्धारक होते हैं, जैविक निर्धारक और सामाजिक निर्धारक, बायोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर। तो यहां आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर है? आनुवंशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर या सामाजिक आर्थिक स्तर। जल्दी से आंसर करिए, आप लोग आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से करिए। आराधना सिंह ने 4 आंसर दिया है, किस क्वेश्चन का दिया है पता नहीं। रेखा पीपल ने 10 दिया है, प्रीति ए, वीरेंद्र भाटी ने भी ए, पीहू डांस डी, अखिलेश यादव ए, ममता मीणा। चलिए जल्दी से और ज्यादा आंसर आए थोड़ा। दीप्ति अग्रवाल ने भी ए दिया है। यहां जैविक कारक पूछा गया है। जैविक कारक कौन सा होता है? यानी जो हमारे जन्म से जुड़ा हो। तो आनुवांशिकता कहीं ना कहीं हमारे जन्म से जुड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जन्म क्रम, यानी आपका जन्म किस नंबर पे हुआ है, तो आप दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर हैं, ये जैविक कारक नहीं है। आकांक्षा स्तर, एक्सपेक्टेशन लेवल, घर वाले आपसे क्या एक्सपेक्ट किए कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा टीचर बनेगा, ये भी सामाजिक कारक है। और सोशल इकोनॉमिक लेवल, यानी हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा, यह भी सामाजिक स्तर है। तो यहां जैविक निर्धारक मात्र कौन सा है? आनुवांशिक प्रभाव। जो आनुवांशिक प्रभाव होते हैं वही जैविक होते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व को 2 कारक प्रभावित करते हैं, एक जैविक एक सामाजिक। जैविक कारक जन्मजात होता है, इसे वंशानुक्रम कहते हैं, और सामाजिक कारक बाह्य होता है, इसे वातावरण कहते हैं। पूछा जा रहा है, यह क्वेश्चन थोड़ा देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर करेंगे। निम्न में कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है, रक्षात्मक युक्ति नहीं है? ठीक, अब पहले तो समझिए ये है क्या रक्षात्मक युक्ति। जब आप सिगमंड फ्राइड को पढ़ते हैं, तो फ्राइड कहते हैं कि व्यक्ति के मन में कभी कभी कोई इच्छा तीव्र जागृत होती है, कि हमारे मन में आया कि हमें यह चीज मिलनी चाहिए, खूब तीव्र इच्छा है हमारी कि हमें यह चीज मिलनी चाहिए, और यह इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है, यानी अचेतन अवस्था में उत्पन्न होती है। अब इस इच्छा को पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे शरीर की होती है। मन में आया मिठाई खाएंगे, तो मन तो जाएगा नहीं मिठाई लेने हमारा शरीर जाएगा, या तो चेतन अवस्था जाएगी। तो मन में जब हमारी कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो उसे हम पूरा किससे करते हैं? चेतन अवस्था द्वारा, शरीर द्वारा। लेकिन जब आप फ्राइड को डिटेल में पढ़ते हैं तो फ्राइड ने यह भी कहा कि हमारा अचेतन अवस्था 90% है, यानी हमारे व्यक्तित्व का ज्यादा हिस्सा अचेतन होता है, बहुत कम यानी 10% हिस्सा ही हमें दिखाई देता है जो चेतन होता है। अब आप खुद सोचो, 90% में अगर इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं,
10% कभी उसे पूरा ही नहीं कर सकता, यानी मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। और इसी में अगर कोई इच्छा बहुत तीव्र गति से उठ जाए कि हमें ये चाहिए, किसी लड़के ने सोचा हमें इससे विवाह करना, इस लड़की से, और किसी से नहीं करना, और किसी कारण से वो विवाह नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति एक तनाव महसूस करता है। इस तनाव को भग्नाशा कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। यानी जब हमारे मन में कोई तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है और हम वास्तव में उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते, तो हम एक तनाव महसूस करते हैं, जिसे फ्रस्ट्रेशन या हिंदी में भग्नाशा कहते हैं। इस भग्नाशा से बाहर निकलने की युक्ति या बाहर निकलने के तरीके समायोजन कहलाते हैं, एडजस्टमेंट कहलाते हैं। अब एडजस्टमेंट करने की यहां पर कौन सा तरीका नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। पहला है तादम्य, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। तीसरा है औचित्य स्थापना, रेशनलाइजेशन। चौथा है सहचर्य यानी एसोसिएशन। अब आपको बताना आइडेंटिफिकेशन, कंपनसेशन, रेशनलाइजेशन या एसोसिएशन में कौन सा समायोजन का तरीका नहीं है, कौन सा इसमें रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तो देखिए, तादम्यीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान बनाना, अपने लिए एक स्थिति का निर्माण करना, इससे क्या होता है, हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये तो है भाई, यहां पर पूछा गया नहीं तो तादम्यीकरण तो होता है। दूसरा है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। अगर एक जगह हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी हो पाई और दूसरी जगह पूरी हो जाए तो हम एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे थे राजस्थान में टीचर बनने की, और आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे थे, और आप प्राइमरी में आपका एग्जाम नहीं निकला लेकिन जूनियर का एग्जाम निकल गया, आप एडजस्ट हो जाते हैं, आप इस भग्नाशा से बाहर आ जाते हैं। यानी अगर हमें क्षतिपूर्ति मिल जाए, कंपनसेशन मिल जाए, तो हम एडजस्ट हो जाते हैं। रेशनलाइजेशन यानी झूठा बहाना, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप कहते टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, या हमें वो चीजें नहीं मिली जो बाकी बच्चों को मिल गई, लेट में एडमिशन कराया गया। यानी अंगूर खट्टे हैं कि जब हम कुछ ना पा पाए तो उसके लिए बढ़िया सा बहाना तैयार कर दें, ये कहलाता है औचित्य स्थापना। एसोसिएशन यानी सहचर्य जैसी कोई युक्ति फ्रायड ने नहीं बताई है कि हम चीजों से जुड़कर कभी हम भग्नाशा से बाहर नहीं आ सकते। तो यहां आपका सही उत्तर जो है सहचर्य है, एसोसिएशन है। कि रक्षात्मक युक्ति कौन सी नहीं है, एसोसिएशन। जिन्होंने 4 ऑप्शन बताया था, वेरी गुड, राइट आंसर। चलिए, यहां जेपी गिलफोर्ड आ गए। निम्नलिखित में कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक या व्यवहारिक, यानी प्रोसेस, सिंबॉलिक, वर्बल या बिहेवियर। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। प्राची सिंह, प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताइए। चलिए, कुछ लोग बी बता रहे, कुछ डी बता रहे, कुछ ए बता रहे। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जब नाम आता है जेपी गिलफोर्ड का, तो इन्होंने दिया था बुद्धि संरचना सिद्धांत, यानी बुद्धि की संरचना कैसी होती है। तो इन्होंने बुद्धि को कुछ इस तरीके से प्रस्तुत किया था कि बुद्धि की संरचना त्रिविमीय होती है, 3 डायमेंशनल होती है, एक घनाभ के आकार की होती है। यानी हमारी बुद्धि एक घन के आकार, घनाभ के आकार की होती है। इसके 3 जो साइड है हमें दिखते हैं, एक ये वाला दिखता है, ये वाला दिखता है और ये वाला दिखता है। इन्होंने तीनों को नाम भी दिया। एक को नाम दिया सूचना, एक को नाम दिया संक्रिया और एक को नाम दिया उत्पाद। यानी सूचना, संक्रिया, उत्पाद, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और प्रोडक्शन। हम अपनी इंद्रियों से सूचनाएं लेते हैं, फिर माइंड में उसकी संक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, और फाइनली हम किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं, इसे हम उत्पाद कहते हैं। तो सूचना, संक्रिया, उत्पाद, इस 3 प्रक्रिया से इन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया था। यहां आपसे पूछा गया है विषय वस्तु, यानी जो ये संक्रिया है इसी को विषय वस्तु भी कहते हैं, इसमें कौन शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि विषय वस्तु में शामिल क्या क्या होता है। तो गिलफोर्ड कहते हैं
कि विषय वस्तु में शामिल होती हैं आकृति, आकृति, विषय वस्तु में शामिल होते हैं व्यवहार, विषय वस्तु में शामिल होते हैं प्रतीक, विषय वस्तु में शामिल होते हैं शब्द, यानी आकृति, प्रतीक, शब्द, ये सारी चीजें विषय वस्तु में शामिल होती हैं। लेकिन यहां आप देखिए प्रणाली, प्रणाली जैसा कुछ भी गिलफोर्ड ने नहीं बताया कि सूचना संक्रिया उत्पाद के संक्रिया वाले पोर्शन में रहता है, इसलिए आपका सही उत्तर यहां पूछा गया है कौन सा घटक नहीं है, तो प्रणाली इसका घटक नहीं है। जिन लोगों ने 12 का ए बताया था वो बिल्कुल सही उत्तर उनका है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, जो आपको बताना था कि विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। हाँ बिल्कुल रेखा पिप्पल, प्रणाली नहीं होती है, हाँ सही बात है, बाकी आकृति, व्यवहार, प्रतीक, शब्द ये सब पाए जाते हैं, प्रणाली नहीं पाई जाती है। वेरी गुड। ये तो इजी क्वेश्चन है, तुरंत आप देखते हैं आंसर दे दोगे। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो देखिए मानसिक आयु की अवधारणा धर्मेंद्र कटोगन यादव फतेहपुर, वेरी गुड, 12 का ए सही बात है। देखते हैं मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी। यहां पर जब नाम विलियम स्टर्न का आता है तो इन्होंने आईक्यू का सूत्र दिया था। याद रखिए जब भी आपसे पूछा जाए आईक्यू का सूत्र किसने दिया था, और सूत्र क्या था? MA/CA × 100। तो सूत्र किसने दिया था? तो आंसर होगा स्टर्न। टर्मन ने क्या दिया था? ये शब्द सबसे पहले गढ़ा था, आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि शब्द के जन्मदाता कौन है? तो आंसर आएगा टर्मन। कैटल ने लिक्विड क्रिस्टल थ्योरी दी थी बुद्धि की, तरल ठोस सिद्धांत, तरल ठोस सिद्धांत यहां पर दिया था। अब आप देखिए एक नाम आपके सामने बचता है, हमने आपको बताया था कि फ्रांस में जो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे थे, मंदबुद्धि बच्चे थे, ऐसा माना जाता था कि उन बच्चों के ऊपर शैतान का साया है एक समय पर फ्रांस में। तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के हेड थे अल्फ्रेड बिने, और इन्होंने बाद में उसी पर अपना काम शुरू किया, बुद्धि का परीक्षण किया। तो मानसिक आयु शब्द जो दिया गया था वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर ए ऑप्शन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहां से पूछा जा रहा है श्रेणिका तिवारी 12 का ए, हाँ श्वेता हिरवार ए, संध्या पटेल ए। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक चिंतन कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, अनुकरण इमिटेशन, मॉडलिंग तो स्वयं में मॉडलिंग इंग्लिश है। अब आपको बताना है कि क्रिएटिव बच्चे कैसे होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि अभिसारी चिंतन वो होता है जहां हम बहुत सारी सूचनाओं को एक जगह पर केंद्रित करते हैं। कई प्रकार की सूचनाओं को एक शब्द द्वारा, एक लाइन द्वारा या एक परिभाषा द्वारा याद कर लेना अभिसारी चिंतन कहलाता है। तो यह बच्चा कभी सृजनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि यह चिंतन को केंद्रित करता है। और सृजनात्मकता का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स, कई प्रकार से सोचना। तो कई प्रकार से सोचना किसमें होता है? अपसारी चिंतन में होता है। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 2 है, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अच्छा, गजानन तिवारी कहते हैं सर आरपीएससी ने ए सही माना है। अब आरपीएससी ने सही माना है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो है सही आंसर, कभी कभी आंसर की, देखिए आप राजस्थान से हैं, यहां यूपी में भी कई बार आंसर की गलत आ जाती है। तो गलत आंसर की आने से अगली बार आप गलत नहीं पढ़ेंगे। एक बार आंसर गलत दे दिया एक्सपर्ट ने तो हर बार गलत नहीं होगा, आप इसका आंसर बी ही मानिए, बिल्कुल है ना। बाकी अब आंसर क्या दिया गया है ये तो मैंने नहीं देखा। जब हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक चिंतन द्वारा समेट लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो अभिसारी चिंतन कहलाता है। किसी एक सूचना को विभिन्न तरीकों से प्रयोग कर लेते हैं, अपसारी चिंतन कहलाता है। इसलिए सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है, और यह परिभाषा भी गिलफोर्ड की है कि सृजनात्मकता अपसारण से संबंधित है, यह डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए यहां एक अच्छा क्वेश्चन आया,
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का फैक्टर नहीं है। चलिए बताइए, संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। उद्यमी सामर्थ्यता, एंटरप्रेन्योरशिप पावर, यानी आपके अंदर बिजनेस करने की जो पावर है, आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, परानुभूति, एम्पैथी, दूसरे की चीजों को फील करना, दूसरे को महसूस करना, संबंधों को संचालित करना, रिलेशंस को मेंटेन करना, कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? आप जानते हैं ये जो संवेगात्मक बुद्धि का शब्द है ये क्या है? ये गोलमैन ने दिया था। गोलमैन, इनकी किताब का नाम ही है इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। और आपको बताना है कि संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां आप आइडिया लगाकर भी सही आंसर दे सकते हैं, जैसे आप लोगों ने आइडिया लगा और काफी आंसर इसमें सही है। चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के कौन कौन से तत्व बताए हैं। तो इन्होंने कहा पहला तत्व होता है स्वजागरूकता। अगर हम देखें इनकी किताब में तो इन्होंने लिखा है कि जिन बच्चों में या जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उनके अंदर क्वालिटी कौन कौन सी होती है? सेल्फ अवेयरनेस होती है, स्वजागरूकता होती है। दूसरी क्वालिटी इन्होंने बताई सामाजिक जागरूकता, यानी जिनके अंदर सामाजिक संवेगात्मक बुद्धि होती है उनके अंदर दूसरी क्वालिटी कौन सी होती है? सामाजिक जागरूकता। तीसरी क्वालिटी जो इन्होंने बताई स्वनिगमन, सेल्फ रेगुलेशन, ये लोग स्वयं अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं, दूसरों की आवश्यकता कम पड़ती है। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेट रहते हैं जिन बच्चों के अंदर संवेगात्मक बुद्धि पाई जाती है। और समानुभूति यानी कि एम्पैथी, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, इनका प्रमुख गुण होता है। अब आप देखिए ये 1 2 3 4 5 तत्व संवेगात्मक बुद्धि के गोलमैन ने बताए थे। अब आप देखिए कौन सा इसमें नहीं होगा, तो आप देखेंगे उद्यमी सामर्थ्यता, बिजनेस करने का गुण, यह संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। आप लोगों ने सही आंसर बता दिया था पहले ही, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा उद्यमी सामर्थ्यता। जिन बच्चों में संवेगात्मक बुद्धि पाई जाती है उनमें ये 5 गुण पाए जाते हैं, उनमें बिजनेस करने की क्षमता पाई जाती या नहीं पाई जाती इसके बारे में गोलमैन ने नहीं बताया, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा। अब उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत यहां किसने दिया है? ऑप्शन में आपको दिया है वॉटसन, मैक्लीलैंड, सिगमंड फ्रायड या युंग। आपको बताना है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी अचीवमेंट हमें मोटिवेट करती है, ये किसने माना था? कि अगर आप टीचर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आप अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप उपलब्धि चाहते हैं, आप लोगों के बीच अपने आप को रखना चाहते हैं, ये चीज आपको मोटिवेट करती, किसने कहा था? ऑप्शन में वॉटसन, मैक्लीलैंड, फ्रायड और युंग हैं। तो आप जानिए, देखिए वॉटसन बहुत परंपरागत मनोवैज्ञानिक, इतना मॉडर्न थ्योरी दे नहीं सकते। फ्रायड भी 1896 में लिखे थे, आज की बात नहीं कह सकते, और युंग भी। तो ये तो ऑप्शन ही ऐसे आरपीएससी ने दे रखे हैं कि आसानी से आप बता देंगे कि उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत मैक्लीलैंड का है। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही होगा, उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत मैक्लीलैंड ने दिया था। अवध लर्निंग प्लेटफॉर्म, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, जुड़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है, यहां पर लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की गई है। हाँ, अमित यादव, मैक्लीलैंड, बिल्कुल 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 समझ गए। प्रियंका समेले 2, नीति नंगाल 15 का 1। अभी पीछे है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कुछ लोगों ने बाद में ऑन किया है, तो 1-2 क्वेश्चन बैक में चल रहे, थोड़ा पीछे। डिसलेक्सिया, अब देखिए जो अधिगम निर्योग्यताएं होती है उनके बारे में आप जानते हैं। यहां लिखा है मानसिक विकार। देखिए मानसिक विकार मेंटली रिटार्डेड बच्चों में पाया जाता है जो उनकी मानसिक शक्तियां विकसित नहीं होती। पठन विकार डिसलेक्सिया है। यहां पर डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पठन विकार से। गणितीय विकार डिसकैलकुलिया कहलाता है, डिसकैलकुलिया। व्यवहारगत विकार, एक तरीके से इसको आप डिस्प्रैक्सिया कह सकते हो क्योंकि यहां पर व्यवहारों में कुछ दिक्कत आ जाती है। लेकिन जो डिसलेक्सिया है ये पठन विकार से है। लगभग ऐसे 50-60 हमने विकार आपको बताए हैं, जहां पर इनका शॉर्ट ट्रिक भी बताइए कि जब लेक्सिया लगा होगा तो वो पढ़ने से ही संबंधित होगा।
ठीक है, जब क्लास में आप पढ़ते हैं तो इसको हमने डिटेल में आपको बता रखा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण नहीं, बच्चे अपराधी बन जाते। देखिए पहली बात, बाल अपराध कौन होता है? 16 साल पहले था, अब 14 कर दिया गया है, यानी 16 या 14 वर्ष से कम बच्चा अगर कोई अपराध करता है उसी को बाल अपराध कहते हैं। इसका कारण क्या है? रीजन पूछा जा रहा है, रीजन नहीं पूछा जा रहा है, यानी क्या कारण नहीं है, कौन सा कारण इसका नहीं हो सकता है? पहला, शारीरिक दोष। अगर बच्चे के शरीर में कोई दोष है तो बच्चा अपराधी बन सकता है। गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। देखिए क्वेश्चन दे दिया गया अलग बात है, लेकिन ये पेडागोजी से मैच नहीं करता, क्योंकि इसमें कई ऑप्शन ऐसे हैं जो पेडागोजिकल अप्रोच में हम देखें, समावेशी दृष्टिकोण में हम देखें तो आंसर इसका कुछ और होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें यहां आंसर करना है। तो आप देखिए कि शारीरिक दोष यहां भी एक प्रॉब्लम बताई गई है, गरीबी यहां भी एक प्रॉब्लम बताई गई है, और बच्चे का फेल होना यहां पर भी प्रॉब्लम बताई गई है। लेकिन यहां लिखा है उचित घरेलू वातावरण। अगर बच्चे के घर का वातावरण अच्छा है तो कभी वो बाल अपराधी नहीं बन सकता। तो यहां पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चौथा ऑप्शन सही होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं कि गरीबी बाल अपराध का कारण हो, या शारीरिक दोष बाल अपराध का कारण हो, या असफलता बाल अपराध का कारण हो, लेकिन इन 4 ऑप्शन में हमें खोजना है तो उचित घरेलू वातावरण बाल अपराध का कारण नहीं बनेगा। जी बिल्कुल। उपासना सिंह नमस्ते, कितनी बार होगा? हो चुका है, अब तो लास्ट है। चलिए नया नाम आपको मिलेगा यहां पर, कुडर परीक्षण अभिकल्पित है क्या मापन करने के लिए? कुडर परीक्षण किस लिए किया जाता है? कुडर परीक्षण अभिकल्पित है किस मापन के लिए? अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, अभिक्षमता यानी एबिलिटी, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, अवधान यानी अटेंशन। तो आपको बताना है ये जो कुडर टेस्ट है, KUDER, कुडर टेस्ट, कुडर टेस्ट ये 1942 में किया गया था, बनाया गया था, डेवलप किया गया था। ये जो कुडर टेस्ट है, ये कुडर नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ही डेवलप किया था कुडर टेस्ट। और ये कुडर टेस्ट बेसिकली होता है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। लेकिन चूंकि ऑप्शन में व्यक्तित्व दिया नहीं गया है, इसलिए व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा होता है अभिरुचि यानी इंटरेस्ट। तो यहां पर सही आंसर अभिरुचि है, यानी कुडर टेस्ट जो 1942 में बनाया गया था, ये अभिरुचि परीक्षण के लिए है, इंटरेस्ट मेजरमेंट के लिए है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उपासना, आपको पता नहीं था, लेकिन मैं डेली 10 बजे से, कभी 10 बजे से कहता हूं, 10:05, 10:10 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। कुछ अगर दिक्कत ना हुई, कभी कभार क्लास बीच में मिस भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल समझ गया मैं। आप डेली प्रैक्टिस कर सकती हैं, और अगर आप आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का फॉर्म डाले हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऐप पर जब आप पढ़ेंगे तो हम आपको सारी क्लास, ये सारी चीजें हम वहां डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल। और प्रैक्टिस के लिए आप डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? क्रिएटिविटी का आपसे पूछा गया है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण। एक नाम है यहां पर टॉरेंस, नाम है टॉरेंस। टॉरेंस ने सृजनात्मकता के तत्व बताए थे कि ये इन तत्वों के आधार पर हम किसी बच्चे को सृजनात्मक या गैर सृजनात्मक में बांट सकते हैं, और उसी का सपोर्ट गिलफोर्ड ने बाद में किया था। तो टॉरेंस और गिलफोर्ड कहते हैं कि 4 गुण होते सृजनात्मकता के, प्रवाह, मौलिकता, विस्तारण और लचीलापन। ये 4 गुण होते हैं सृजनात्मकता के, क्रिएटिविटी के। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा इसका तत्व नहीं था। तो यहां देखिए स्मृतिकरण लिखा है, मेमोराइजेशन, याद करना कहीं भी, हाँ कभी भी जो है वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं हो सकता। याद करना सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मेनका कुमारी कह रही चंद्रा इंस्टीट्यूट से कैसे जुड़ते हैं? मेनका जी आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का ऐप डाउनलोड करिए, जिस कोर्स में आपको जुड़ना है उस कोर्स पर जाइए, क्लिक करिए, प्रोसेस को पूरा करिए और आप जुड़ जाएंगी। बिल्कुल।
और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो गूगल पर आप चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का नंबर निकालकर उस पर बात कर सकती हैं। हां, तो यहां पर स्मृतिकरण मेमोराइजेशन जो है सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, यानी कि इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन आज के हमारे कंप्लीट हुए। अब कल हम नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप देख रहे हैं जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा टफ होते जा रहे हैं, तो अभी तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन वही लाते हैं जो आरपीएससी ने पूछे हैं, लेकिन फिर हम उन क्वेश्चन की श्रृंखला भी रखेंगे जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, फिर उन्हीं टॉपिक से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाके रखेंगे। आप इसी तरीके से जुड़े रहें। कल हम लोग फिर मिलेंगे ठीक 10 बजे। याद रखिएगा चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, अगर आप YouTube से जुड़ रहे हैं तो जीके बाय राजस्थान चंद्रा इंस्टीट्यूट नाम से आप YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं। और कल ठीक 10 बजे हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। कोशिश करेंगे कल 20 से ज्यादा प्रश्नों, 30-35 प्रश्नों, ताकि आप लोगों को एक बेहतर एनवायरनमेंट मिल सके। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों को गुड नाइट। अमित यादव कह रहे हैं सुपर टेट की सीरीज चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, वीरेंद्र भाटी गुड नॉलेज दिया। थैंक्स आप लोगों को भी कि इतने दूर से, आप दूसरे प्रदेश से जुड़कर हमें प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। शुभ रात्रि। आप सभी लोगों को आपकी मंजिल मिले। इसी के साथ मैं कुलदीप सिंह विदा लेता हूं। कल मिलता हूं आपसे ठीक 10 बजे। गुड नाइट, नमस्कार, सत श्री अकाल,